पिछले लेक्चर में हमने किया था इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल बिजनेस। आज का टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रेड या बिजनेस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड के जो बेनिफिट्स हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। एक्सपोर्टिंग कंट्री को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, इंपोर्टिंग कंट्री को क्या क्या बेनिफिट है और ओवरऑल वर्ल्ड को क्या क्या बेनिफिट है। फर्स्ट जो है वो है गेन्स टू द एक्सपोर्टिंग कंट्री। एक्सपोर्टिंग कंट्री क्या होती है? वो कंट्री जो अपना जो सरप्लस प्रोडक्शन है वो दूसरी फॉरेन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है, एक्सपोर्टिंग कंट्री कहलाती है। अब एक्सपोर्टिंग कंट्री को क्या क्या फायदे मिलते हैं? फर्स्ट दे रखा है इंक्रीज्ड आउटपुट। देखो, एक्सपोर्टिंग कंट्री को एक्सपोर्ट करने के लिए लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना होगा, तो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करेगी तो इससे क्या होगा, उसकी आउटपुट बढ़ेगी। और लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो फुल यूटिलाइज होंगे। तो जब आउटपुट बढ़ेगी, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होगा, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम आएगा। तो इस तरह से एक्सपोर्टिंग कंट्री को क्या बेनिफिट मिलता है, जो रिसोर्सेज हैं उनको फुल यूटिलाइज करके जो आउटपुट है वो बढ़ जाती है और वो कंट्री जो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल को गेन कर लेती है। सेकेंड पॉइंट है ग्रेटर स्पेशलाइजेशन। देखो, ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं वो उन प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करती हैं जिनके लिए जो रिसोर्सेज हैं वो उन कंट्रीज़ के पास अवेलेबल होते हैं। और इसके अलावा कंट्री वो प्रोडक्शन करती हैं जिसमें उनको जो कंपैरेटिव एडवांटेज है वो मिलता है। मतलब वो जिस प्रोडक्ट को कम कॉस्ट पर प्रोड्यूस कर सकती हैं उसका प्रोडक्शन करती हैं। जैसे जो कंपैरेटिव एडवांटेजेस है वो ज़्यादातर जो नेचुरल इंडोमेंट जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से मिलता है कंट्रीज़ को। जैसे जो नेचुरल इंडोमेंट फैक्टर्स जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल। तो इस तरह के फैक्टर्स को यूज़ करती हुए जो कंट्री प्रोडक्शन करती है उनमें उनको जो कंपैरेटिव बेनिफिट है, कंपैरेटिव कॉस्ट जो बेनिफिट है वो उनको मिल जाता है। जैसे इंडिया के अंदर जो लेबर फैक्टर है वो काफ़ी मतलब कम रेट्स पर अवेलेबल मिल जाता है। तो इंडिया के द्वारा जो ज़्यादातर जो प्रोडक्शन की जाती है वो ज़्यादातर जो लेबर ओरिएंटेड जो गुड्स हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसी तरह से अगर हम अदर कंट्रीज़ का देखें जैसे जापान या जर्मनी में, तो वहाँ पर जो कैपिटल इंटेंसिव जो गुड्स होती हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसी तरह से जैसे इंडिया के अंदर जो लेबर जो फैक्टर है वो कम रेट्स में अवेलेबल है, तो ज़्यादातर इंडिया के द्वारा जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं। इंडिया लेबर ओरिएंटेड प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड है। इसके बाद है थर्ड पॉइंट है फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो, एक्सपोर्टिंग कंट्री जब इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड करती है तो इस तरह से जो है एक्सपोर्टिंग कंट्री का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। इसके साथ साथ जो एक्सपोर्ट करने से जो इनकम है वो फॉरेन करेंसी जो है कंट्री के अंदर आती है। तो इस तरह से जो अर्निंग इंक्रीज होने से कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी बेनिफिट जो है एक्सपोर्टिंग कंट्री को मिलता है। नेक्स्ट है वाइडन मार्केट एंड लोअर कॉस्ट। एक्सपोर्टिंग कंट्री को खुद की कंट्री की मार्केट तो है ही है, इसके अलावा वो जो दूसरी फॉरेन मार्केट्स हैं उनमें भी अपना प्रोडक्ट सेल करती हैं। तो इस तरह से एक एक्सपोर्टिंग कंट्री को जो है अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए जो वाइड जो मार्केट है वो मिल जाती है। और पूरी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट सेल करने के लिए उसको ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ती है। तो ज़्यादा प्रोडक्शन करने से क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। इसके बाद है सेल ऑफ सरप्लस गुड्स। एक्सपोर्टिंग कंट्री क्या करती है, जो भी सरप्लस प्रोडक्शन होता है वो इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू डिफरेंट फॉरेन मार्केट्स में अपना जो सरप्लस प्रोडक्शन है वो सेल करती है। अगर एक्सपोर्टिंग कंट्री को किसी स्केर्स गुड्स की ज़रूरत होती है तो वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट भी करती है। नेक्स्ट है हायर रिटर्न्स टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक्सपोर्टिंग कंट्री के द्वारा अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए जो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किया जाता है, तो इससे क्या होता है, जो जब वो कंट्री एक्सपोर्ट करती है तो उसको इनकम मिलती है। तो इस तरह से जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी डिमांड बढ़ती है। इससे जो रिटर्न्स हैं वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बढ़ जाती है। तो ये तो थे कुछ जो बेनिफिट्स हैं जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ को मिलते हैं। इसके बाद है
इंपोर्टिंग कंट्री को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस से। फर्स्ट दे रखा है हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। कंट्रीज क्या करती हैं, जैसे दूसरी कंट्री से या तो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती हैं या फिर इंटरमीडिएट जो गुड्स हैं उनको इंपोर्ट करती हैं। इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं जैसे स्पेयर पार्ट्स, तो ये जो इंपोर्टेड गुड्स हैं जैसे रॉ मटेरियल या फिर इंटरमीडिएट गुड्स, ये फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा जैसे कैपिटल गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करती हैं जैसे इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से अगर कंट्री के अंदर प्रोडक्शन होगा और इन्वेस्टमेंट होगी तो इससे क्या होगा, ये कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो होगा। इसके बाद है सेकंड हेल्प्स टू फेस नेचुरल क्लैमिटी। देखो नेचुरल क्लैमिटी जो है वो फ्लड भी हो सकती है, ड्रॉट भी हो सकता है, सुनामी, अर्थक्वेक। तो इस तरह से जो फ्लड्स एंड ड्रॉट्स जो हैं ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको अफेक्ट करती हैं। तो फ्लड्स या ड्रॉट्स आने से जो है एग्री बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं वो ज़्यादातर प्रभावित होती हैं। इसी तरह से अर्थक्वेक्स, तो सुनामी से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो इस तरह की अगर नेचुरल क्लैमिटी जो है कंट्री के अंदर आ जाती है तो इससे क्या होता है, जो गुड्स की शॉर्टेज है वो कंट्री के अंदर हो जाती है। तो जब गुड्स की शॉर्टेज कंट्री के अंदर होगी तो वो कंट्री क्या करती है, दूसरी जो कंट्रीज हैं उनसे जो है गुड्स इम्पोर्ट करती है। तो इस तरह से जो दूसरी कंट्रीज हैं वो अगर नेचुरल क्लैमिटी की जो सिचुएशन है अगर कंट्री के अंदर आती है तो उसमें हेल्प करती हैं। तो इस तरह से ये जो हेल्प है वो इंटरनेशनल ट्रेड या बिजनेस की वजह से ही मिलती है। इसके बाद है थर्ड जो है वैरायटी ऑफ गुड्स। इंपोर्टिंग कंट्री क्या करती है, जो गुड्स इंपोर्टिंग कंट्री में प्रोड्यूस नहीं की जाती वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करती है। इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स की जो स्किल्स हैं उनको भी प्रोसेस किया जाता है। इससे क्या होता है, जो वैरायटी ऑफ गुड्स जब कंट्री में इंपोर्ट की जाती हैं तो इससे क्या होता है, जो उस कंट्री के जो पीपल्स हैं उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसके साथ साथ जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो पीपल का है वो भी इंक्रीज होता है। इसके बाद लास्ट है इसमें अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज। इंपोर्टिंग कंट्री क्या करते हैं, जब इंपोर्टिंग कंट्री के अंदर जो फॉरेन गुड्स आती हैं तो उनसे वो जो इंपोर्टिंग कंट्री क्या करती है, जो आर्ट टू प्रोड्यूस को सीखती है। जैसे जो जापान एंड जो चाइना है शुरू में इसने क्या है, इसमें जो था फॉरेन गुड्स इंपोर्ट होने लगी तो उन गुड्स को बनाने का जो आर्ट है वो जापान और चाइना ने सीखा। तो आज के टाइम में जो जापान है वो पावरफुल कंपटीटर है वर्ल्ड के अंदर। इसके बाद है वर्ल्ड को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। फर्स्ट दे रखा है बेनिफिट टू ऑल ट्रेड पार्टनर्स। देखो जितनी भी कंट्रीज जो हैं वो इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो सभी क्या करती हैं, सभी कंट्रीज क्या करती हैं, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करती हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को गेन करती हैं। तो इस तरह से जो इंटरनेशनल बिजनेस से जो बेनिफिट मिलता है वो सभी जो ट्रेड पार्टनर जो कंट्रीज हैं उनको मिलता है। सेकेंड है वाइडनिंग ऑफ वर्ल्ड मार्केट। जब इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस किया जाता है तो हर एक कंट्री के लिए जो मार्केट का जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। ये कंट्री डिफरेंट फॉरेन मार्केट्स में जो अपना प्रोडक्ट है वो सेल कर सकती है। नेक्स्ट है मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन ट्रेड। भी ट्रेड के एक कंट्री को कौन कौन से मल्टीप्लायर जो बेनिफिट या मल्टीप्लायर इफेक्ट हैं, जैसे ज़्यादा स्केल पर अगर प्रोडक्शन करती हैं तो इससे क्या होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो कंट्री के अंदर जो है एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अराइज होंगी। जब उस कंट्री के द्वारा जब सरप्लस प्रोडक्शन डिफरेंट कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट किया जाएगा तो उस एक्सपोर्ट से जो इनकम आएगी तो इस तरह से जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके अलावा जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ गुड्स जब उस कंट्री के द्वारा इंपोर्ट की जाएंगी तो इससे जो है पीपल का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंक्रीज़ होगा। तो इस तरह से जो काफ़ी सारे जो बेनिफिट्स हैं वो इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से एक डिफरेंट कंट्रीज़ को मिलते हैं। इसके बाद लास्ट वन है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स
रिसोर्सेज, देखो सभी कंट्रीज के पास जो है सभी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, कुछ रिसोर्सेज कुछ कंट्रीज के पास है, कुछ रिसोर्सेज कुछ कंट्रीज के पास है। तो इस तरह से वो कंट्रीज जो रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल है उनका प्रोडक्शन करती हैं, उस प्रोडक्शन का को जो है दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती हैं। तो इस तरह से उन रिसोर्सेज का जो बेनिफिट है वो सभी कंट्रीज को मिल जाता है। तो ये तो थे कुछ एडवांटेजेस जो इंपोर्टिंग कंट्री को मिलते हैं, एक्सपोर्टिंग कंट्री को मिलते हैं और वर्ल्ड लेवल पर मिलते हैं। इसके बाद डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड या बिजनेस, क्या क्या नुकसान है इंटरनेशनल बिजनेस के। फर्स्ट है एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, ये क्या करती हैं, अपना जो रॉ मटेरियल है वो कम रेट्स पर जो है डेवलप्ड कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर देती हैं। और जब ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बना बनाया प्रोडक्ट दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करती हैं तो उस प्रोडक्ट को हायर प्राइसेस पर इंपोर्ट करती हैं। तो इस तरह से जो अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको जो नुकसान है इस इंटरनेशनल ट्रेड का या बिजनेस का होता है। सेकंड है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। देखो ज़्यादातर जो अंडर डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं या अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं, मैन्युफैक्चरर जो गुड्स हैं उनको तो इंपोर्ट करती ही करती हैं, इसके साथ साथ वो कई बार दूसरी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनसे जो है लोन भी लेती हैं। तो इस तरह से जब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा उनकी लोन की रिपेमेंट नहीं हो पाती तो जो क्रेडिटर हैं वो डेटर जो कंट्री है उसके जो पॉलिटिक्स या एडमिनिस्ट्रेशन में जो है इंटरफेयर करते हैं। इसके बाद थर्ड वन है फॉरेन कंपटीशन। देखो इंटरनेशनल बिजनेस से जो है वर्ल्ड लेवल पर जो कंपटीशन है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से जो पुअर कंट्रीज हैं या डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं उनमें जो है कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो इस तरह से उन कंट्रीज के जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं वो उस कंपटीशन को फेस नहीं कर पाती, तो वो जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं उनको अपना जो बिजनेस है वो बंद करना पड़ता है। तो इस तरह से जो कंपटीशन है वो मार्केट्स में बढ़ने से जो कंट्रीज के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं उनको लॉस होता है। जैसे इंडिया के अंदर जैसे 1991 में लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हुआ था तो इंडिया के अंदर जो स्मॉल स्केल जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी वो कंपटीशन बढ़ने की वजह से पूरी तरह से बंद हो गई थी। इसके बाद है डंपिंग। डंपिंग एक इस तरह की प्रैक्टिस है जिसमें क्या करती हैं फॉरेन कंपनीज क्या करती हैं पुअर कंट्रीज में अपना जो प्रोडक्ट है वो कम प्राइजेस पर सेल करती हैं। तो जब फॉरेन कंपनी कम प्राइसेस पर प्रोडक्ट को सेल करेगी तो इससे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं वो अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से कम प्राइसेस पर अपना प्रोडक्ट फॉरेन कंट्री में सेल करना डंपिंग कहलाता है। तो इससे जो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज हैं पुअर कंट्रीज के उनको लॉस पहुंचता है और वो उनका जो बिजनेस है वो बंद हो जाता है। इसके बाद है क्योंकि डंपिंग के अंदर जो फॉरेन कंपनीज हैं वो इंटायर जो मार्केट है उसको कैप्चर करना चाहती हैं, इसी वजह से जो डंपिंग की प्रैक्टिस है वो उसको अडॉप्ट करती हैं पुअर कंट्रीज के अंदर ताकि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं वो उनका बिजनेस ना चल पाए। इसके बाद फिफ्थ है हार्मफुल टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ये क्या कहता है, ज़्यादातर इंटरनेशनल बिजनेस का जो नुकसान होता है वो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज को होता है क्योंकि ज़्यादातर जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होती हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज के फेवर में होती हैं जैसे यूएसए, और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को के फेवर में वो टर्म्स ऑफ ट्रेड नहीं होती। तो ज़्यादातर जो लॉस होता है वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को होता है। नेक्स्ट वन है इंक्रीज इन प्राइजेस। देखो कई कंट्रीज क्या करती हैं उनकी उस कंट्री की जो एसेंशियल गुड्स होती हैं वो उन एसेंशियल गुड्स को दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर देती हैं। तो इससे एक्सपोर्ट करने से क्या होता है उस कंट्री के अंदर उनकी जो सप्लाई है वो कम हो जाती है और जो डिमांड है उन गुड्स की बढ़ जाती है। तो ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरर एसेंशियल गुड्स को या तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं या फिर गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने के लिए दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है। तो इस तरह से जो एसेंशियल गुड्स की जो सप्लाई है वो कंट्री में कम हो जाती है। सप्लाई कम होने से जो प्राइसेस हैं
वो उन गुड्स के बढ़ जाते हैं। जैसे इंडिया के अंदर जो है शुगर का प्राइस बढ़ने का कारण, ऑनियन और सीमेंट का प्राइस बढ़ने का कारण दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करना ही है। इसके बाद है 7th, इंक्रीज इन वेस्टफुल कंजप्शन। जब वह फॉरेन गुड्स को इंपोर्ट किया जाता है तो जो उस कंट्री के पीपल हैं ज़्यादातर वो उन फॉरेन गुड्स, जो लग्जरी गुड्स होती हैं, उनको परचेज करने पर अपनी जो सेविंग है उसको खर्च कर देते हैं। तो इस तरह से जब ज़्यादातर जो पैसा है वो लग्जरी गुड्स को परचेज करने में चला जाएगा तो उस कंट्री के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं होगी। जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो इस तरह से एक इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है वो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से जो वेस्टफुल कंजम्पशन का जो डेमोस्ट्रेशन जो इफेक्ट है वो एक कंट्री पर पड़ता है। इसके बाद है डिपेंडेंस। जब जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स जो हैं कम प्राइसेस में मिल जाते हैं और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं तो इस तरह से एक कंट्री की जो डिपेंडेंस है वो दूसरी कंट्री पर बढ़ जाती है। नेक्स्ट है लॉस टू एग्रीकल्चर कंट्रीज। ज़्यादातर जो वो कंट्रीज जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करती हैं उनको इंटरनेशनल बिजनेस से कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि जो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो डिमांड होती है वो लेस इलास्टिक होती है और उसके मुकाबले जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी जो डिमांड होती है वो मोर इलास्टिक होती है। तो इस तरह से इंटरनेशनल बिजनेस से एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स है उन पर उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। जैसे ज़्यादातर जो प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का किया जाता है, तो इंडिया जैसी कंट्रीज़ को जो है इंटरनेशनल बिजनेस से ज़्यादा बेनिफिट नहीं पहुंचता। नेक्स्ट है ओवर प्रोडक्शन। ज़्यादातर कंट्रीज़ क्या करती हैं, फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने के लिए वो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करती हैं। तो लार्ज स्केल पर जब प्रोडक्शन करती हैं तो कई बार फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होती है, उन गुड्स की जो डिमांड है वो बिल्कुल डाउन चली जाती है। तो इस तरह से एक्सपोर्टिंग कंट्री में जो ओवर प्रोडक्शन की जो प्रॉब्लम है वो अराइज हो जाती है और उस कंट्री में जो डिप्रेशन की जो सिचुएशन है वो आ जाती है और लेबरर को भी कई बार जो रिट्रिचमेंट की जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है। इसके बाद है लोपसाइडेड डेवलपमेंट। लोपसाइडेड डेवलपमेंट में क्या था, कंट्री ज़्यादातर उन गुड्स का प्रोडक्शन करती है जिसमें उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो इस तरह से सिर्फ कुछ ही सिलेक्टेड गुड्स का प्रोडक्शन करने से जो है लोपसाइडेड डेवलपमेंट के अंदर कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक इविल्स। ये क्या कहते हैं, अगर इंटरनेशनल लेवल पर जो एक कंट्री की जो क्राइसिस हैं वो दूसरी कंट्रीज में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। जैसे 1929 से 1934 के बीच में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था उसके अंदर वर्ल्ड की सारी कंट्रीज जो थी इन्वॉल्व थी, सिर्फ रसिया को छोड़कर। रसिया उस टाइम क्यों शामिल नहीं था, क्योंकि जो रसिया था उसकी कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस अदर कंट्रीज से नहीं थे। इसी वजह से जो रशिया था वो उस ग्रेट डिप्रेशन में नहीं आया। इसी तरह से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी 2008 और 9 में। जो क्राइसिस जो अराइज हुई थी वो यूएसए से हुई थी। तो इस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर अगर ट्रेड करते हैं तो एक कंट्री की जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र हो जाता है। वर्ल्ड लेवल पर जो क्राइसिस हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। लास्ट है स्पेशलाइजेशन एंड ईवल। ये क्या कहते हैं, जो स्पेशलाइजेशन के वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट स्पेशलाइजेशन में क्या कंट्रीज सिर्फ कुछ ही गुड्स का जो है प्रोडक्शन करती हैं जिनके उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। तो इस तरह से जो और इंडस्ट्रीज हैं उनकी जो ग्रोथ है वो स्पेशलाइजेशन की वजह से रुक जाती है। तो ये तो था आज का टॉपिक, इंटरनेशनल बिजनेस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या डीमेरिट्स हैं।